आदिवासी नेता को टारगेट बनाया जा रहा है, आदिवासी युवाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। मुझ पर जब हमला हुआ तभी 2 घंटे में राहुल जी ने ट्वीट भी कर दिया कि ये हमला हुआ है वो बहुत खराब है, और उन्होंने ऐसा भी कहा था डरो मत। कल भी मुझे ऐसा बताया, डरो मत, संघर्ष करो, लड़ो और लड़ के जीतो, हम पूरी पार्टी आपके साथ है। 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी और वो भी अगर ऐसा मना बोलेगी कि हम इस प्रोजेक्ट को चालू रखेंगे तो मैं उसके खिलाफ भी आंदोलन करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और हम पहुंच चुके हैं वासदा, एक ऐसी विधानसभा जहां से युवा नेता अनंत पटेल विधायक हैं और कल ही वहां पर एक राहुल गांधी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। ताज़ा चुनाव में अनंत पटेल की घेरेबंदी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीयूष पटेल को मैदान में उतारा है, जो कुछ समय पहले तक मामलतदार थे। उन्होंने वहां से इस्तीफा दे करके चुनाव में नामांकन भरा है। कितनी बड़ी चैलेंज देखते हैं अनंत पटेल, और पिछले दिनों जिस तरह उन पर हमला हुआ था, उस हमले के बाद अब जब चुनाव हो रहा है तो वो कैसे देखते हैं। अनंत जी, आपका नवभारत टाइम्स में स्वागत है। कल राहुल जी की एक बड़ी रैली हुई, क्या कहना चाहेंगे? और जो चुनाव है आपका, जो दूसरा चुनाव है, कितना चैलेंज है आप मानते हैं? 2000 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी थे, और उसके बाद ब्रेक में आदिवासी क्षेत्र में यहाँ पे आए, मेरी विधानसभा के नज़दीक में ही है, महुआ विधानसभा में आए, और राहुल जी ने जो बताया कि आदिवासियों की जड़ जंगल ज़मीन अगर छीन ली जाएगी तो मैं आदिवासी समाज का सैनिक हूँ और मैं आदिवासी को वनवासी बनने नहीं दूंगा, मैं उनके साथ हूँ। इन्होंने इतना कहा। हमारे यहाँ ऐसी 13 साउथ गुजरात में 13 ऐसी आदिवासी रिजर्व सीट है, उस पर पूरा ये कल की रैली का असर पड़ेगा। राहुल जी महाराष्ट्र में थे, भारत जोड़ो यात्रा पर थे। ऐसा कहा जाता है कि राहुल जी से आपकी बहुत अच्छी इंटीमेसी है, कहीं ना कहीं आपके बुलावे पे वो गुजरात आए। नेता बनो नेता चुनो 2009 में जब ये नारा लेके यूथ कांग्रेस के पहला इलेक्शन गुजरात में हुआ, वो नेता बनो नेता चुनो का मैं एक सैनिक हूँ। तब मैं असेंबली प्रेसिडेंट, वासदा असेंबली का प्रेसिडेंट बना था। उनके हिसाब से ही मैं अभी विधायक हूँ, क्योंकि नेता बनो नेता चुनो मेरे परिवार में, पूरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। हमारे लिए राजनीति यानी राहुल गांधी, और राहुल गांधी ही हमारे आइडल है। बहुत सारी महिलाओं से, जो वासदा विधानसभा की महिलाएं हैं, उनसे हमारी सहयोगी ने बात भी की। आप कोई सवाल पूछना चाहें? जी, एक मेरा सवाल ये था कि अभी आपका जो छवि है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं अनंत भाई पटेल, तो अभी आप बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को अपने सामने किस स्थिति पे देखते हैं? आम आदमी पार्टी के जो वासदा में कई ऑफिस बेरर थे, वो सब हमारे सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने देख लिया कि आदिवासी नेता को टारगेट बनाया जा रहा है, आदिवासी युवाओं को टारगेट बनाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट देने का वादा किया। उसके साथ बीजेपी की बात की जाए तो मेरे सामने जो कैंडिडेट है वो कभी राजनीति में था भी नहीं, और उन्होंने इस्तीफा दे के राजनीति में आए। कई युवा ऐसा बोल रहे हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही है, और ये चालू नौकरी से उतर के राजनीति में आए। और कई ऐसे भी है जो वर्षों से बीजेपी में काम कर रहे हैं, उनको कैंडिडेट नहीं बनाया गया। ये भी बड़ी हिलचाल है। उसके हिसाब से मैं इतना चैलेंजिंग ये इलेक्शन को नहीं लेता। हम इजी जीत जाएंगे। पिछली बार 2017 में आप 18,000 से ज़्यादा मतों से आप जीते थे, और इसके बाद जो आपके 5 साल का कार्यकाल रहा, आपने एक अपनी छवि बनाई। और उसके पहले आप एक ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को, और शायद आपकी वाइफ अभी भी पढ़ाती है। तो कैसे देखते हैं 5 साल के सफ़र को, अपने नए रोल को? 2009 में नेता बनो नेता चुनो के माध्यम से मैं राजनीति में आया, और उसके बाद 2013 में मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट वासदा का बना। उसके बाद 2015 में तालुका पंचायत प्रेसिडेंट बना। उसके बाद 2017 में मुझे टिकट मिली। यानी मेरा सफ़र इतना लंबा नहीं है, लेकिन मैं सुबह से लोगों की सेवा के लिए, स्थानिक समस्याएं जो है उसके हल करने के लिए मैं निकल जाता हूं, और सभी के साथ
मिलजुल के, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ज्ञाति नहीं है, कोई जाति नहीं है, सबके साथ मिलजुल के अगर वो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं फिर भी उनके पास कोई समस्या है और उसका हल मैं हूँ तो मैं उनके पास भी जाता हूँ, उसकी समस्याओं को हल करता हूँ। यानी इतने साल में 7 साल में मैंने कई कामें किए हैं। और साथ में जो पूर्व पट्टी के आदिवासी समाज है उसकी समस्या है जड़ जंगल ज़मीन, उसकी समस्या है नए नए प्रोजेक्ट जैसे वेदांता प्रोजेक्ट, पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर प्रोजेक्ट, लेपर्ड सफारी पार्क, ये जो प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ हमने आंदोलन भी खड़ा किया और ये आंदोलन के जरिए ही पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट अभी रद्द किया गया ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन हमने हमारी रैलियां भी चालू रखी, हमने डिमांड की है कि इस मुद्दे पे हमें श्वेत पत्र दिया जाए। लेकिन जिस तरह से तापी जो लिंक प्रोजेक्ट था जिसमें 4-6 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हो रहे थे, डांग भी था, तापी भी था और आपका ये वलसाड भी था, इन ज़िलों में कम से कम बहुत सारे गांव प्रभावित हो रहे थे अगर बांध बनता। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट रद्द रहना चाहिए या किसी दूसरे तरीके से ये प्रोजेक्ट लाया जाना चाहिए? ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है और ये प्रोजेक्ट का पूरा फ़ायदा यहाँ पे स्थानिक सिंचाई में नहीं होने वाला है, ये पूरा फ़ायदा जाएगा कच्छ में, वहाँ के उद्योगों को पानी देने के लिए यहाँ बांध बनाया जाएगा। बांध ऐसा बनाया जाए जहाँ पे कोई हमारी ज़मीन भी नहीं जाए और हमारे कई फैमिलीज़ है जो डूब जाएंगे वो डूबे भी नहीं, और इस तरीके से कुछ अलग से कुछ निकाला जाए तो सही है, नहीं तो यहाँ से 50,000 फैमिली, आदिवासी फैमिली डूब जाएगी। कई प्रजाति डांग जंगल में रहती है, तापी जंगल में रहती है, नर्मदा जंगल में रहती है और वो प्रजाति, वो जानवर हो, पक्षी हो, उस पर भी इफ़ेक्ट होगा, वो प्रकृति पे भी इफ़ेक्ट होगा। हम आदिवासी प्रकृति पुंजक है, उस पर कोई असर न हो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट होगा तो हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन ये सरकार हमसे बात ही नहीं करना चाहती है। इतना बड़ा आंदोलन किया है फिर भी हमारी संघर्ष समिति को कभी भी कैबिनेट ने बुलाया नहीं, कभी भी मुख्यमंत्री ने बुलाया नहीं और अपने आप ही बोलते ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बाद में बोलते ये प्रोजेक्ट को स्थगित किया गया, बाद में बोलते ये प्रोजेक्ट को रद्द किया गया। इन लोगों की मंशा यही है 2022 का इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर से हम लागू करेंगे। तो आनंद पटेल फिर से तैयार? मैं संघर्ष के लिए तैयार हूं। अगर आदिवासियों के लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे गरीबों के लिए कुछ भी करना पड़े, पिछड़ों के लिए कुछ भी करना पड़े और यहाँ के लोगों, शोषित लोगों के लिए कुछ भी करना पड़े, उनके लिए मैं संघर्ष करने के लिए हर हमेशा तैयार रहूँगा। 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी और वो भी अगर ऐसा मना बोलेगी कि हम इस प्रोजेक्ट को चालू रखेंगे तो मैं उसके खिलाफ भी आंदोलन करूँगा। आपके लिए मुद्दे ज़्यादा अहम है, लेकिन एक सवाल और भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं विकास के, आदिवासियों को लेकर के विकास के दावे, आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, हमने विकास बहुत किया है आदिवासियों को, तो क्या उनका विकास नहीं पहुंचा है या सीमित रह गया? विकास यानी विकास के मायने क्या है? बीजेपी के लिए विकास के मायने ये है केवड़िया कॉलोनी में सभी गाँवों को खाली करवाया जाए, केवड़िया कॉलोनी में एक स्टैच्यू रखा जाए, केवड़िया कॉलोनी में कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाए, बड़ी बड़ी होटल बनाए जाए, ये उनके मायने के लिए विकास है। लेकिन एक आदिवासी क्षेत्र में से आता हूँ, मेरे लिए विकास का मायना यही है सुबह में खेत बोते समय उसको जो उसके सीड है वो कम दामों में मिले, उसको सिंचाई का पानी मिले, उसको पेस्टिसाइड्स कम दाम में मिले, उसके वो दूध उत्पादक है आदिवासी खेडूत तो उसको दूध के ज़्यादा पैसे मिले, उसके लिए अमूल दान जो होता है खाने के लिए वो सस्ता मिले, उसके क्षेत्र में जो स्कूल है वो अच्छे हो और स्कूल में प्राध्यापक हो, शिक्षक हो। हमारे यहाँ साइंस कॉलेज नहीं है तो साइंस कॉलेज हो, हमारे यहाँ डिप्लोमा कॉलेज नहीं है तो वो हो। ये हमारे मायने के लिए विकास है। हमें वो कंक्रीट का जंगल नहीं चाहिए, हमें हमारे क्षेत्र में पूरी आरोग्य की सुविधा चाहिए, हमारे क्षेत्र में हमारे लड़के बच्चों को स्कूल की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारे विकास के मायने हैं। वहाँ पे प्रवासन धाम बनाया जाए वो विकास का मायना नहीं है हमारे लिए। अगर ऐसा विकास होगा तो हम उस विकास के साथ हैं।
आप कोई सवाल? जी हाँ, जब ये कल राहुल गांधी आए तो इससे कल ये बात कही जा रही कि बीजेपी पहले कह रही थी कि राहुल गांधी यहाँ पे चुनावी राज्य है, चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी वहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और अभी जब राहुल गांधी आए तो अभी बात ये आ रही है कि जानबूझ के बीजेपी इस बात को लेकर के उनको प्रोवोक कर रही थी कि राहुल गांधी आए यहाँ पे और कांग्रेस चुनाव हार रही है गुजरात में, तो सारा ठीकरा जो है हार का फिर राहुल गांधी पे फोड़ा जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के गृह मंत्री यहाँ पे बार बार साउथ गुजरात में आ रहे हैं, यानी उनको भी डर है अगर हम नहीं जाएंगे तो ये गुजरात में हार जाएंगे। इस डर की वजह से वो आ रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री नवसारी में आए थे, वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, फिर भी प्रधानमंत्री ने वहाँ पे प्रोग्राम किया। यानी बार बार आने से ये लोग डर रहे हैं अगर हम गुजरात चुनाव हार जाएंगे तो 2024 में भी हमें हारना पड़ेगा, वो मंशा है। और भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है, 3500 किलोमीटर से ज़्यादा अगर चल के जाना है, 6 महीने तक चलना है, ये सोच के भी कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि इतना चल सकते हैं, ये रैली में जा सकते हैं। और वो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सर्वधर्म संभावना के नारे से चल रहे हैं, इलेक्शन के मोटो से नहीं चल रहे हैं। अगर उस ब्रेक में यहाँ पे आए हैं तो सही है, उसमें क्या गलत है। अगर नहीं आएंगे तो बोलेंगे यार गुजरात चुनाव हार रहे इसीलिए राहुल गांधी नहीं आ रहे तो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी हार रहे तो जिताने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी वालों को अभी हार उसने देख ली है बीजेपी ने, इसीलिए ऐसे ऐसे प्रोपोगंडा कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें कितनी सच्चाई है कि राहुल जी से आपने भी आग्रह किया था, क्योंकि मेरे पास ये है कि आपकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है उनसे। मुझ पर जब हमला हुआ तभी 2 घंटे में राहुल जी ने ट्वीट भी कर दिया कि ये हमला हुआ है वो बहुत ख़राब है, और उन्होंने ऐसा भी कहा था डरो मत। कल भी मुझे ऐसा बताया, डरो मत, संघर्ष करो, लड़ो और लड़ के जीतो, हम पूरी पार्टी आपके साथ है। मेरी खबर भी पूछी अब आपकी हड्डी कैसी है, मैंने बोला था उनको मेरी सभी हड्डी टूट जाएगी फिर भी मैं कांग्रेस के साथ हूँ और संघर्ष करूँगा। और उन्होंने ये भी बताया आप यहाँ पे काम कीजिए और यहाँ पे गुजरात में सरकार बनाइए, हम हमेशा आपके साथ ही हैं, आदिवासियों के साथ है। तमाम जो दक्षिण गुजरात की आदिवासी बेल्ट की सीट्स है और भी सीटें हैं, उसमें क्या स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि आदिवासी सीटों को लेकर के बीजेपी ने काफ़ी होमवर्क भी किया है, काफ़ी रैली भी की है। वलसाड़ में 2 बार पीएम आए, कल नौसारी में भी थे। तो क्या आपको लगता है कि जो आदिवासी सीटें हैं उस पर बीजेपी अपना कांग्रेस की पकड़ मजबूत रहेगी, या आपको लगता है कि कोई दिक्कत? बीजेपी ने अभी तक आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। बजट में भी पैसा आदिवासियों के लिए दिया जाता है लेकिन उसका डाइवर्जन हो जाता है, उनको डाइवर्ट कर देते हैं पैसे को। और जो भी सुख सुविधा चाहिए वो आदिवासी क्षेत्र में नहीं दी। अभी पिछले वर्षों की बात है, 6000 से ज़्यादा स्कूल मर्ज करने के नाम पे बंद कर दिए जाने वाले थे। हमारे यहाँ तो हमने उनका प्रोटेस्ट किया, हमारे यहाँ तो नहीं बंद हुई, लेकिन कई जगह पे दाहोद में, अरवली में और दांता में कई स्कूलें आदिवासी क्षेत्र में थी, जो प्राइमरी स्कूल थी वो बंद की गई। उनके हिसाब से आदिवासियों को पढ़ाने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। दाहोद में बहुत बड़ी सिविल हॉस्पिटल बनाई थी, वो खानगी कंपनी जाइडस को दे दी गई। ऐसी कई बात है। और 2017 में कई गलत आदिवासी प्रमाण पत्र ओबीसी वालों को दे दिया, उसके बड़े बड़े अनुसूचित जनजाति के मेले भी रखे गए। और इसी तरह से 2017 में फरवरी में उन्होंने पैसा एक्ट लागू किया। जो पैसा एक्ट 96 था वो नहीं है, वो पैसा एक्ट बदल दिया गया। अभी भारतमाला प्रोजेक्ट में भी पैसा एक्ट के अनुसंधान से हमने जितने गांवों में से ये रोड जा रहा था वहाँ के ग्राम सभा ने उनका विरोध किया, फिर भी गलत तरीके से 7 बार में उन्होंने सरकार की एंट्री भी कर दी। हमने बड़ी लड़त चलाई और फिर भी उन्होंने किया है। तो इस हिसाब से भाजपा वाले को, सरकार को आदिवासी की पड़ी नहीं है। और इसी हिसाब से साउथ गुजरात नहीं लेकिन 27 सीटों में कांग्रेस बड़ा असर खड़ा करेगी और कई सीटें जीतेंगी। आपने एक आखिरी सवाल है, आपने युवाओं के बीच एक अपनी अलग छवि बनाई है। आप उनको पहले कोचिंग पढ़ाते थे, उनकी जो अपेक्षाएं थी किसी की नौकरी में जाना, उसके लिए आप मार्गदर्शन देते थे। अब आप खुद राजनीति में हैं और जाहिर सी बात है कि लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आप विधानसभा में भी रहे। तो किस तरह की बात आप युवाओं को कहना चाहेंगे कि युवाओं का राजनीति में आना कितना ज़रूरी है और आपके अनुभव कैसे रहे? युवाओं को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा जो संघर्ष कर सकता है
वो कोई संघर्ष नहीं कर सकता। युवा का एक ही माध्यम होगा, उनका ग्रुप, उनके साथ कई लड़के जुड़े होंगे। मैं भी युवाओं के ग्रुप से ही हूँ और सालों से युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, जड़ जंगल ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और मेरी हर रैली में, मेरे हर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग आता है। और मैं युवा वर्ग को यही कहना चाहता हूँ, अगर हमें बदलाव चाहिए, हमें राजनीति में आना पड़ेगा और राजनीति में आओगे तो ही बदलाव होगा, नहीं हम घर पे बैठे रहेंगे तो बदलाव नहीं होगा। गुजरात में भी इस साल परिवर्तन आएगा और परिवर्तन युवाओं के माध्यम से ही आएगा। जी बिल्कुल। नवभारत टाइम्स से बात करने के लिए, हमारे सहयोगी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे अनंत पटेल, जो वासंदा से विधायक हैं और फिर से दूसरी बार वासंदा से लड़ रहे हैं। आप देखते रहिए NBT ऑनलाइन, हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।